A very good afternoon to all of you. On behalf of DTRTI Lucknow, I welcome all the participants of this webinar. And we are doing Chapter 6A. And in Chapter 6A, we are starting with Section 80 TTA. और सेक्शन 80 TTA ये कहता है कि जहां पर ग्रॉस टोटल इनकम असेसी की अदर देन एन असेसी रेफर टू इन 80 TTP, जो कि एक इंडिविजुअल है या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उस असेसी की इनकम में शामिल है इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट्स, यानी फिक्स डिपॉजिट जो होता है, जो फिक्स टाइम के लिए होता है, उसको वो इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा जो टाइम से बाधित डिपॉजिट्स नहीं हैं उन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए ये प्रावधान है। और जहां पर ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 80 TTB में जो एसएससी रेफर्ड नहीं है वो 80 TTA के लिए रेफर्ड है, तो उसके लिए 80 TTB में एक बार देख लेते हैं कि कौन सा एसएससी रेफर किया गया है। 80 TTB में एसएससी जो कि एक सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन है का मतलब ये साफ हो गया कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए और वो इंडिविजुअल स्टेटस में होना चाहिए और 60 इयर्स के ऊपर वो प्रीवियस ईयर में हो गया हो। उन लोगों के लिए 80 TTB सेक्शन है, हम पढ़ रहे हैं 80 TTA। सो 80 TTA में सीनियर सिटीजन्स कवर नहीं होते हैं और उसके अलावा वो इंडिविजुअल्स के अलावा HUF भी कवर होता है इसमें। इंडिविजुअल या HUF जिसने की कोई अदर देन टाइम डिपॉजिट जिसके पास हो और उससे कोई इंटरेस्ट उसके पास आ रहा हो और वो इंटरेस्ट उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल हो और वो इंटरेस्ट आ रहा हो ऐसे डिपॉजिट से जो कि सेविंग अकाउंट में उसने कर रखा है, इन सेविंग्स अकाउंट। और ये सेविंग्स अकाउंट किसी बैंकिंग कंपनी में है, यानी बैंक में है, या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में है जो कि बिजनेस और बैंकिंग का काम कर रही है, जो कि एक कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक भी हो सकता है या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो, चाहे वो इन दोनों में से कोई हो या फिर कोऑपरेटिव बैंकिंग का काम कर रहा हो या फिर वो पोस्ट ऑफिस हो। तो इन तीन जगहों पे जो अकाउंट रखा जाता है सेविंग्स अकाउंट, उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है, देयर शैल इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। उस एसएससी का टोटल इनकम कंप्यूट करने में एक डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन एज स्पेसिफाइड हियर अंडर। तो कौन सा डिडक्शन या कितना डिडक्शन मिलेगा? इन ए केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम डज नॉट एक्सीड इन द एग्रीगेट 10,000 रुपीज, कुल मिला के जहां अमाउंट 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो वो पूरा अमाउंट डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा, और जहां ऐसा नहीं है 10,000 रुपीज मिल जाएगा, यानी कि अप टू 10,000 का डिडक्शन 80 TTA में अवेलेबल है। पर्सन कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। And where the income referred to in this section is derived from any deposit in a savings account held by or on behalf of a firm, an AOP or a BOI, अगर सेविंग्स अकाउंट जो है वो फर्म का है या AOP का है या BOI का है और उससे इनकम प्राप्त हो रही है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। ऐसी इनकम के रिस्पेक्ट में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी डिपॉजिट अगर
पार्टनर के नाम पे ही होगा तभी उसको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर डिपॉजिट फर्म के नाम पे है तो ये बेनिफिट ना फर्म को मिलेगा ना फिर इंडिविजुअल को मिलेगा। फर्म को तो वैसे ही नहीं मिल सकता क्योंकि ये बेनिफिट केवल इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता है। लेकिन अगर सेविंग्स अकाउंट फर्म के नाम पे है या एओपी या बीओआई के नाम पे है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा उस फर्म के पार्टनर को या फिर उस एओपी या बीओआई के मेंबर को या कोई भी जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो इंडिविजुअल होगा उसको नहीं मिलेगा। और इस सेक्शन के पर्पज से टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि वो डिपॉजिट जो कि एक फिक्स पीरियड के बाद रिपेएबल हो जाते हैं। इस प्रकार से एक एडिशनल डिडक्शन है। जो लोग सेविंग्स बैंक में अकाउंट रखे हैं उसमें 10,000 तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाता है और यदि उससे ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एटीटीटीए के बाद एटीटीटीबी, जैसे हमने देखा था कि वो जो डिडक्शन है इट इज़ मेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। जहाँ पर एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम, जो एसएससी एक सीनियर सिटीजन है उसमें शामिल है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स with banking company, cooperative society carrying on business in banking और पोस्ट ऑफिस। तो इस सेक्शन के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करने में एक डिडक्शन दिया जाएगा जो कि अगर अमाउंट राशि 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो पूरी राशि का दिया जाएगा और अगर 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक एडिशनल बेनिफिट है कि अगर वो 50,000 तक का इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिल रहा है उनको तो दैट विल बी टैक्स फ्री। तो यहाँ पर एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है उसको बेनिफिट कम मिलता है और एक सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलता है बिकॉज अर्निंग जो है 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं लोग और उसके बाद उनकी अर्निंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद पेंशन वगैरह उनको मिल रही होती है या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट कुछ पेंशन के रूप में मिल रहा होता है। जो भी है उनका जो भी कमाई है उसके इन्वेस्टमेंट पे ही वो इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए उनको एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ दिया गया। Where the income referred to in subsection 1 is derived from any deposit held by or on behalf of a firm, an AOP or the BOI, no deduction shall be allowed under this section to the partner or the member of the association or any individual of the body. वही बात है कि अगर अकाउंट फर्म एओपी या बीओआई के नाम पे है तो उस इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। और सीनियर सिटीजन को डिफाइन किया गया कि वो एक इंडिविजुअल है जो कि इंडिया में रेसिडेंट है और जो 60 साल या उससे ज़्यादा का है प्रीवियस ईयर के दौरान, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के दौरान। और उसके बाद हम लोग आते हैं 80U पर। 80U सेक्शन अगर कोई पर्सन को डिसेबिलिटी है उसके लिए है। एक पर्सन एक रेसिडेंट है जो कि किसी भी वक्त एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो सर्टिफाई किया जाता है कि वो एक मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है कि वो एक डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक डिसेबिलिटी के साथ पर्सन है। तो दे शैल बी अलाउड रिडक्शन ऑफ द सम ऑफ 75,000 रुपीज़। तो एक फ्लैट डिडक्शन 75,000 रुपीज़ का उसको मिलता है और बशर्ते ये कि अगर वो इंडिविजुअल एक पर्सन विद सीवियर यानी तीव्र डिसेबिलिटी वाला है तो इस सेक्शन के प्रावधान का ऐसा इफेक्ट होगा जैसे कि 75,000 की जगह पर 1,25,000 उसके एवज में रख दिया गया हो, हैड बीन सब्सटीट्यूटेड। तो डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए 75,000, पर सीवियर डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए 1,25,000। And every individual who is claiming a reduction under this section shall furnish a copy of the certificate issued by the medical authority. मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करेगी और वो इसे फॉर्म मैनर में इशू करेगी जो प्रिस्क्राइब्ड होगा। अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम उसको फर्निश करना होगा जो रिटर्न सेक्शन 139 के अंतर्गत फाइल की जाती है। और
उस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में फर्निश करना होगा जिसके लिए ये डिडक्शन क्लेम किया जा रहा है। और इसके बाद एक और शर्त यह है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्स द रीअसेसमेंट ऑफ इट्स एक्सटेंट, जहां पर भी जो डिसेबिलिटी की स्थिति है वो ये ज़रूरी कर रही है कि उस स्थिति का फिर से जायज़ा लिया जाना चाहिए, फिर से उसका आकलन किया जाना चाहिए कि किस हद तक की डिसेबिलिटी है, ऑफ इट्स एक्सटेंट, आफ्टर अ पीरियड स्टिपुलेटेड इन द अफोरसेड सर्टिफिकेट। जो भी सर्टिफिकेट में पीरियड लिखा है उस पीरियड के बाद ये जरूरी है कि वो डिसेबिलिटी के एक्सटेंट को रीअसेस किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी असेसमेंट ईयर relating to any previous year beginning after the expiry of the previous year during which the aforesaid certificate of disability had expired। तो जिस प्रीवियस ईयर में वो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया, उस प्रीवियस ईयर के बाद वाले प्रीवियस ईयर के लिए ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा अनलेस अ न्यू सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, जब तक कि एक नया सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर लिया जाता फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी in the form and manner as may be prescribed form और manner में, and a copy thereof is furnished along with the return। और जब तक कि कॉपी उसकी नए सर्टिफिकेट की रिटर्न के साथ फाइल नहीं की जाती। तो अगर उसमें कोई एक्सपायरी का पीरियड लिखा है, उस एक्सपायरी के पीरियड के बाद वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद इसमें जो डिसेबिलिटी वर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए सेक्शन 2 ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट का सहारा लिया गया है और वहाँ पर डिसेबिलिटी जैसे भी डिफाइन की गई है वो उस हिसाब से है। और इसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी शामिल है जिनका रेफरेंस इस एक्ट अधिनियम में आया है, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999। एक 1995 का एक्ट है, 1999 का एक्ट है। 95 के एक्ट से डिसेबिलिटी वर्ड का डेफिनेशन मिल रहा है और 99 के एक्ट से हमको ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज का डेफिनेशन मिल रहा है। और जो मेडिकल अथॉरिटी है यहाँ पे, मेडिकल अथॉरिटी का मतलब है वो मेडिकल अथॉरिटी जिसका रेफरेंस सेक्शन 2P में आया है इस 95 वाले अधिनियम के, और या फिर कोई ऐसी दूसरी मेडिकल अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा कि वो अथॉरिटी ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी या मल्टीपल डिसेबिलिटीज को सर्टिफाई करेगी या पर्सन विद डिसेबिलिटी को सर्टिफाई करेगी और सीवियर डिसेबिलिटी वाले को भी सर्टिफाई करेगी। ये नोटिफाई भी हो सकता है और या फिर वो कोई मेडिकल अथॉरिटी जो ऊपर दिए गए 95 के अधिनियम में जो इसका लिखा गया हो, इसका जिसको रेफर किया गया हो इस संदर्भ में एज ए मेडिकल अथॉरिटी। और सीवियर डिसेबिलिटी जो कि जिसका रेफरेंस दूसरे 99 वाले एक्ट में आया है और पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी रेफरेंस उसी एक्ट में आया है, तो इस एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेशन किया जाएगा उसके लिए सरकार नोटिफाई कर सकती है मेडिकल अथॉरिटी को। और ये जो 95 का एक्ट है इसमें मेडिकल अथॉरिटी पहले से ही ईयरमार्क्ड है, डिफाइंड है। पर्सन विद डिसेबिलिटी शब्द जो है फिर से वही बात की जा रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटी शब्द जो है वो पर्सन जिसका रेफरेंस 95 वाले एक्ट में भी है या फिर 99 वाले एक्ट में भी है। और पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी में वही बात कही जा रही है कि एक ऐसा पर्सन जो कि जिसके 80% से या उससे ज़्यादा, a person with 80% or more of one or more disabilities, एक या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी, एक डिसेबिलिटी भी 80% से ज़्यादा की अगर है तो वो पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी कहा जाएगा।
और पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी कहा जाएगा। और इसका रेफरेंस 95 वाले एक्ट में है, और पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी का रेफरेंस 99 वाले एक्ट में है। तो वहां से इसका डेफिनेशन उद्धृत होगा। तो अगर हम देखते हैं कि क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी नाम से ही एक्ट है, तो उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिफाइन भी किया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को 99 वाले एक्ट में भी डिफाइन किया गया, 95 वाले एक्ट में भी डिफाइन किया गया, तो दोनों डेफिनेशन चलेंगी। और पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी को 95 वाले एक्ट में भी किया गया और 99 वाले एक्ट में भी किया गया। तो इसको अगर देखना हो तो देखा जा सकता है। ये है सेक्शन 2, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, एक्ट 1995। और अगर हम इसको देखते हैं तो इसके क्लॉज सेक्शन 2 के क्लॉज टी की बात की जा रही है, या और सेक्शन 2 के वो दूसरा जो एक्ट है उसमें सेक्शन 2 के क्लॉज जे की बात की जा रही है। और पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी के लिए सेक्शन 56 के सब सेक्शन 4 की बात की जा रही है। तो पहले क्लॉज टी देखते हैं, 2T। डिसेबिलिटी तो यहाँ पे लिखी है कि डिसेबिलिटी किस तरह की होती है। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड, लेप्रेसी क्योर हो गई, उसको हो गई, डिसेबल पर्सन है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने वाली, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। तो ये सारी डिसेबिलिटीज हैं जिसमें मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस भी इसमें आ रही है। और इसमें टी में जाके देखते हैं हम, पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब है अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40%। 40% से कम नहीं होना चाहिए, यानी 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जैसा कि मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाई करती हैं। और डिसेबिलिटी वर्ड ऊपर डिफाइन किया गया। मेंटल इलनेस का मतलब है एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो वो मेंटल इलनेस में आएगा। नाउ ये आपका जो एक्ट है इसमें की, और इसका सेक्शन 56 अगर हम देखना चाहेंगे, एक मिनट तो देख लेते हैं। जो इस एक्ट का सेक्शन 56 का 4 है, तो हम 56(4) को सीधे गूगल करते हैं एंड सेक्शन 56 को गूगल कर लेते हैं। तो ये है सेक्शन 56 इन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। indianqanun.org is a very good website where we can find most of the judgments also, and as well as acts also. तो ये 56 का जो सेक्शन 56 है इस एक्ट का, वो कहता है कि इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन्स विद सीवियर डिसेबिलिटीज, और यहाँ पे 4 है,
For the purpose of this section, person with severe disability means a person with 80% or more of one or more disabilities. 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, 80% और उससे ज़्यादा है तो पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी वर्ड को आपने देखा ही था, उसका डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये और ये एक्ट है जिसमें, और अगर हम क्लॉज 2A देखें दूसरे एक्ट का, जो कि नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका सेक्शन 2O को हम देखते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आई डोंट नो कि अभी वो रिफ्रेश हुआ है कि नहीं हुआ, बट आई होप कि रिफ्रेश हो जाए। मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है सेक्शन 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, and Multiple Disabilities Act 1999. And we are looking at autism. अगर आप जानना चाहें क्या होता है, autism means a condition of uneven skill development, primarily affecting the communication and social abilities of a person, marked by repetitive and ritualistic behavior. एक पर्सन जो कि रेपिटेटिव बिहेवियर करता है और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर करता है, वो बिहेवियर उसके लिए रिचुअल है, वो करना ही करना है उसके, जैसे धर्म के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया हो। ऑटिज्म मीन्स अ कंडीशन ऑफ अनइवन स्किल डेवलपमेंट, और एक ऐसा अनइवन स्किल डेवलपमेंट है जो मुख्यतः कम्युनिकेशन और सोशल एबिलिटीज को अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन के, जिसमें कि रेपिटेटिव या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होगा। इस तरह से ऑटिज्म को डिफाइन किया गया है। रेपिटेटिव यानी बार बार रिपीट करने वाला बिहेवियर। रिचुअलिस्टिक का मतलब है कि उसको वो करना ही करना है, वो बिहेवियर उसके लिए वो रिचुअल है उस व्यक्ति के लिए, और इससे व्यक्ति के कम्युनिकेशन और उसकी सामाजिक एबिलिटीज पे असर होता है, क्योंकि वो उस बिहेवियर पे लगा रहता है, बिजी हो जाता है, तो उसके कम्युनिकेशन और सोशल एबिलिटीज में फर्क आता है। उसके बाद 2C में है सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी किस तरह से डिफाइन की गई है? सेरिब्रल यानी दिमाग से संबंधित, पॉल्सी यानी कमजोरी। नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ ए पर्सन, नॉन प्रोग्रेसिव यानी जो बढ़ नहीं रही है कंडीशन, कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल मोटर कंट्रोल पोस्चर रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन इंसल्ट और इंजरीज। ब्रेन में कोई इंसल्ट या इंजरी हो गई जो कि अकर हुई थी प्री नेटल स्टेट में, पेरीनेटल स्टेट में, इन्फेंट डेवलप पीरियड में, तो वो बहुत छोटा था बच्चा है, तो प्री नेटल मतलब जो पेट के अंदर कोख में जो तब था, और उसकी वहां पर कुछ ब्रेन में इंजरी होगी, उसकी वजह से उसका जो हाथ पैर चलाने का जो सिस्टम है, एबनॉर्मल मोटर कंट्रोल पोस्चर, वो थोड़ा एबनॉर्मल हो गया। नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन। और सेरिब्रल पॉल्सी मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशंस ऑफ अ पर्सन characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the prenatal, perinatal and infant period of the development. पैदा होने से पहले, पैदा होने के जस्ट बाद, और इन्फेंट पीरियड में, जो वो बहुत छोटा है, 2 साल का। उसके बाद 2O पे जाते हैं। सीवियर डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। सीवियर डिसेबिलिटी को जैसे आपने देखा था कि
95 वाले एक्ट में भी है और इस 99 वाले एक्ट में भी है। Severe disability means disability with 80% or more of one or more of multiple disabilities. ऐसा व्यक्ति जिसके मल्टीपल डिसेबिलिटीज में से कोई डिसेबिलिटी उसके पास एक से ज्यादा वाली। मल्टीपल डिसेबिलिटीज 2H में डिफाइंड है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिसेबिलिटीज जिनको कि क्लॉज आई में 95 वाले एक्ट में लिखा हुआ जो हमने अभी देखी थी। तो इसको अगर हम देखते हैं तो 2I ये है, 2I ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को अभी हम लोग पूरा देख लेते हैं। इसका जो सेक्शन 2 है उस पे आते हैं तो सो दैट वंस अगेन आपको रिवाइज हो जाएगा। सेक्शन 2 ऑफ द persons with disability equal opportunity protection of rights and full participation। डिसेबल्ड पर्सनस का फुल पार्टिसिपेशन हमारे अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में होना चाहिए। वो इंश्योर करने के लिए, उनको बराबर मौके देने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया 1995 में डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, तो वहाँ पे डिसेबिलिटी को डिफाइन भी किया। और डिसेबिलिटी का मतलब है जो व्यक्ति ब्लाइंडनेस हो जिसको, या फिर कम देख सकता हो, लो विजन भी है। आई डोंट नो कि लो विजन यहाँ पे कहीं डिफाइंड है कि नहीं। लेट मी सी। आई थिंक कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया होगा लो विजन को भी। पर्सन विथ लो विजन ये है यहाँ। पर्सन विथ लो विजन means a person with impairment of visual functioning even after treatment होने के बाद भी उसकी विजुअल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड है, और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन जो करेक्शन ग्लासेस से किया जाता है, बट हु यूजेज और इज पोटेंशियली केपेबल ऑफ यूजिंग विजन फॉर द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क विद अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस। और ऐसा व्यक्ति जो कि पोटेंशियली केपेबल है ऑफ यूजिंग विजन और यूज भी कर रहा है असिस्टिव डिवाइस के साथ। ऐसा नहीं कि डिवाइस के बिना वो कर सकता हो, लेकिन हाँ डिवाइस के साथ वो अपने कार्यकलापों को कर सकता है। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि 40% है कि नहीं है लो विजन। अगर लो विजन इज टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, तब वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ द डिसेबिलिटी, यानी लो विजन का 40% हद जो है। सो प्रॉब्ली इट विल बी कैलकुलेटेड बाय सम बेंचमार्क जो कि डॉक्टर्स के पास रहता होगा अपना चेक करने के लिए कि 40% डिसेबिलिटी को कैसे मेजर करें, कैसे बताएंगे, क्योंकि ये 40% लो विजन है। ब्लाइंडनेस का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं देख सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुन नहीं सकता ठीक से। लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर इन द बेटर ईयर इन द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कन्वर्सेशनल रेंज फ्रीक्वेंसीज की जो होती है जिसमें कॉन्वर्सेशन हो सकता है, वो भी इसकी टेक्निकल इसका कुछ होगा कि कॉन्वर्सेशनल रेंज क्या होती है। उसमें कॉन्वर्सेशनल रेंज में भी 60 डेसिबल का जब लॉस हो जाता है तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट में आ जाता है। पूरी तरह से हियरिंग खत्म नहीं हुई है, इम्पेयर हुई है। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी एक डिसेबिलिटी है। तो इस तरह से इन सारी डिसेबिलिटीज को लेके ये डिडक्शन दिया गया है सेक्शन 80U में। और इस डिडक्शन में ये कहा गया है कि इसमें खर्चे से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई खर्चा करेगा तब ये डिडक्शन मिलेगा। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो खर्चा कर रहा है अपनी डिसेबिलिटी पे, नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं। बस उसको सर्टिफिकेट अपने सेक्शन 139 वाले रिटर्न के साथ लगा देना है
और उसको 75,000 का, अगर वो डिसेबिलिटी वाला पर्सन है उसको उतना मिलेगा। अदरवाइज अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी वाला पर्सन है तो 1,25,000 रुपये का डिडक्शन। तो दिस वाज सेक्शन 80U फॉर यू। अब आते हैं हम लोग 80V पे। 80U is important section. 80V is already deleted. 80VV, which is already deleted. So with that, our chapter 6A is completed. और हम now let us come to जो चैप्टर 8 है उसमें आई डोंट नो कि कितने सेक्शंस डिलीट हैं। लेट अस सी। रिबेट्स एंड रिलीफ्स, चैप्टर 8 है रिबेट एंड रिलीफ, उसका सेक्शन 87 है। In computing the amount of the income tax on the total income of an assessee with which he is chargeable for any assessment year, जिस टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में, विथ विच या इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कुछ भी हो सकता है, असेसी के लिए जो टोटल इनकम जिसके लिए वो चार्जेबल है उसको कंप्यूट करने के लिए, उस इनकम टैक्स को कंप्यूट करने के लिए, they shall be allowed from the amount of the income tax as computed before allowing the deduction under this chapter. जो भी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स आ रहा है, और ये कब आएगा इनकम टैक्स? ये चूंकि रिबेट है तो डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन इनकम से होता है, रिबेट इनकम टैक्स पे होता है। तो एक बार आपने ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के रिबेट दे दिए और डिडक्शंस दे दिए तो आपके पास टोटल इनकम आ गया। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, बार बार शब्द आ रहा है चैप्टर 6A में, इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। टोटल इनकम आ चुकी है। टोटल इनकम पे क्या कैलकुलेट होगा? टैक्स। टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उस टैक्स पे रिबेट मिल रहा है। देयर शैल बी अलाउड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स as computed before allowing the deduction under this chapter, in accordance with and subject to the provisions of these sections, the deductions specified in those sections. तो यहां पर क्या घटौती की जा रही? इनकम टैक्स में से घटौती की जाएगी। रिबेट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द इनकम टैक्स, एंड इन प्रावधानों में जो भी मिल रहा है डिडक्शन, वो डिडक्शन किया जाएगा। The aggregate amount of the deduction under these sections shall not in any case exceed the amount of the income tax as computing before allowing the deduction under this chapter on the total income of the assessee. तो जो भी इनकम टैक्स आ रहा है टोटल इनकम पे, उससे ज्यादा ये एग्रीगेट अमाउंट डिडक्शन का नहीं होगा, विथ विच ही इज चार्जेबल फॉर एनी असेसमेंट। जो भी टोटल इनकम से वो चार्जेबल है। तो ये हो गया सेक्शन 87। 87 is a sort of a charging section for rebates. 87A. 87A में ये कहा जा रहा है कि एन एसएससी जो कि एक इंडिविजुअल है और इंडिया में रेसिडेंट है, जिसकी टोटल, ये नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है,
जिसकी टोटल इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, whose total income does not exceed 500,000, 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, यानी whose total income does not exceed 500,000 रुपीज़। और ये 500,000 रुपीज़ पहले यहाँ पे 3.5 लाख था, 350,000, इसको बढ़ा के 87A का रिबेट जो है अब 5 लाख रुपीज़ तक के इनकम पे भी दिया जा रहा है, और ये 1/4/2020 से आया है। जिसकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती 500,000 रुपीज से ज़्यादा, शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स, उसको डिडक्शन के लिए एंटाइटल्ड है फ्रॉम द इनकम टैक्स, नॉट फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर। जो इनकम टैक्स इस चैप्टर के डिडक्शन देने से पहले कंप्यूट किया गया है ऑन इस टोटल इनकम, जो भी इनकम टैक्स है उसकी टोटल इनकम पे, विथ विच ही इज चार्जेबल फॉर, जिस टोटल इनकम से वो चार्जेबल है किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 12,500 rupees, whichever is less। तो कम से कम इसमें जो है, अगर 12,500 से कम का टैक्स है तो पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर 12,500 से ज़्यादा का है तो 12,500 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 12,500 की फिगर भी 1/4/2020 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 आई है, और 2,500 पहले था जिसको बढ़ा के 12,500 कर दिया गया। तो ये भी अच्छा खासा, देयर इज ए सब्सटेंशियल डिडक्शन अवेलेबल हियर, 12,500 रुपीज, और ये मिलेगा उस व्यक्ति को जिसकी कुल इनकम जो है 5 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं है, whose total income does not exceed 500,000 rupees। और ये जो अमाउंट किया गया है फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 है, तो 1/4/2020 की डेट आ जाने के बाद ये जो 12,500 रुपीज़ का रिडक्शन ये मिलेगा, या फिर 100% जो भी राशि कम है। और ये डिडक्शन मिल किस पे रहा है? इट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द टोटल, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन द टोटल इनकम विच इज चार्जेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर। तो इनकम टैक्स टोटल इनकम चार्जेबल होती है फॉर असेसमेंट ईयर, और ये 1/4/2020 से एप्लीकेबल हो गया, और 19 वाले एक्ट में आया था। इसका मतलब ये 1920 फाइनेंशियल ईयर को जो असेसमेंट ईयर बिलोंग कर रहा है, यानी 2021 असेसमेंट ईयर के लिए वैलिड। इस साल जो भी रिटर्न भरी जा रही हैं उसमें ये डिडक्शन अवेलेबल है। 87A के बाद आते हैं 88। But since this was replaced by, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट कर दिया गया था, यहाँ आप देख सकते हैं, नो डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट of income tax allowed under this section to an assessee being an individual or a Hindu undivided family for assessment year beginning on 1st day of April 2006 and subsequent years। 88 सेक्शन का रिबेट अब 1 अप्रैल 2006 के बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में 6-7 असेसमेंट ईयर के बाद ये नहीं मिलता है, और इसकी जगह पे 80C के रिबेट अवेलेबल है। तो इसलिए क्योंकि दोनों रिबेट ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, तो वी विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस, और ये काफ़ी पुराना ख़त्म हो गया है, तो इसलिए ओनली रेलिवेंट फॉर दोज ईयर्स बिफोर 6-7 असेसमेंट ईयर।
88A has been deleted. Eighty-eight B also simultaneously deleted. 88C is also deleted. 88D देख लेते हैं. That is also deleted. और उसके बाद rebate in respect of security transaction tax. इसको देख लेते हैं. Rebate in respect of the securities transaction tax, जहां पर एसएससी की टोटल इनकम किसी प्रीवियस ईयर में उसमें शामिल है कोई भी इनकम जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन में चार्ज होती हो, उस हेड में चार्ज होती हो, और वो इनकम अराइज कर रही है टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से, ऐसे सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन से जो टैक्सेबल होते हैं. So he shall be entitled to a deduction from the amount of the income tax on such income arising from such transactions. तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस कहा जा रहा है, कंप्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, और जो अमाउंट कंप्यूट किया जा रहा है सबसेक्शन 2 के अनुसार, ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय हिम. तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो जितना भी उसने पे किया है, दैट इज उसका रिबेट यहाँ दिया जा रहा है, इक्वल टू द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू इन बिजनेस. सो टू एनकरेज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, तो जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसएससी के द्वारा दिया गया है उसका रिबेट यहाँ पे दिया जा रहा है. Provided no deduction under this subsection shall be allowed unless the SSC furnishes along with the return of income evidence of payment of security transaction tax in the prescribed form. SSC को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जमा करने का एविडेंस देना पड़ेगा along with the return of his income. Or provided further that the amount of deduction under this subsection shall not exceed the amount of income tax on such income computed in the manner provided in subsection 2. एक लिमिट यहाँ पे रखी गई है कि जो भी इनकम टैक्स कंप्यूट हो रहा है सबसेक्शन 2 के अनुसार उससे ज़्यादा ये डिडक्शन नहीं होगा. और कैसे कंप्यूट हो रहा है, तो यहाँ लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 the amount of income tax on the income arising from the taxable security transactions referred to in that subsection shall be equal to the amount calculated by applying the average rate of income tax on such income. उस इनकम पर एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स लगा के जो टैक्स आता है, जो भी इनकम टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से उसको प्राप्त हो रही है, और वो इनकम अगर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होती है, उसमें से जो ये इनकम टैक्स निकल के आ रहा है उससे ज़्यादा का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का रिबेट नहीं होगा. अदरवाइज टू दैट एक्सटेंट उस लिमिट के अंतर्गत जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसका रिबेट उसको मिल जाएगा. नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड इन आफ्टर असेसमेंट ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2009. और इसमें भी ये असेसमेंट ईयर 2009 के बाद ये रिबेट खत्म कर दिया गया था. सो दैट वाज 88E जो खत्म कर दिया गया. एंड 89 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीफ. तो 89 में क्या कहा गया, लेट अस सी इट वेरी केयरफुली. Wherein SSC is in receipt of a sum in the nature of salary, जहाँ पे SSC को सैलरी के नेचर का राशि मिल रही है, being paid in arrears, जिसको एरियर्स के रूप में दिया जा रहा है, और इन एडवांस या एडवांस सैलरी के रूप में दिया जा रहा है, और इज इन रिसीट इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सैलरी ऑफ मोर देन 12 months,
या किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसको 12 महीने से ज़्यादा की सैलरी मिल रही है, और a payment which under provisions of 17(3) is a profit in lieu of salary, या फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पेमेंट मिल रहा है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, और इज इन रिसीट ऑफ ए सम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, या उसको फैमिली पेंशन मिल रही है जैसा कि 57(3)(a) के एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है, जो कि एरियर्स के रूप में पे हो रहा है। यानी जिसको अपनी सैलरी या 12 महीने से ज़्यादा का पेमेंट मिल रहा है, या फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिल रहा है, या फैमिली पेंशन मिल रही है, और ये सारी चीज़ें अगर एरियर्स के रूप में मिल रही है, ड्यू टू विच हिज टोटल इनकम इज असेस्ड एट अ रेट हायर, और जिसकी वजह से उसकी जो टोटल इनकम है वो हायर रेट पे असेस हो जाती है दैन दैट एट विच इट वुड अदरवाइज हैव बीन असेस्ड, उसके मुकाबले में जिस रेट पे वो वैसे असेस होती है उससे ज़्यादा रेट पे असेस हो जा रही है, क्योंकि एरियर उसका एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर का एक साल में आ रहा है। So the assessing officer shall, on an application made to him in this behalf, grant such relief as may be prescribed. तो assessing officer को एप्लीकेशन इस बारे में की जाती है तो वो रिलीफ देंगे, provided that no such relief shall be granted in respect of any amount received or receivable by the assessee on his voluntary retirement. ऐसा रिलीफ वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो राशि मिलती है उसके लिए नहीं होगा, या सर्विस के टर्मिनेशन पे जो मिलती है उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि जो टर्मिनेशन के राशि है वो किसी स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, या वॉलंटरी रिटायरमेंट की राशि है वो किसी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत मिल रही है, या अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी का केस है जो कि 10(10)(c) में रेफर्ड है, तो एक स्कीम ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन अगर है तो उसके तहत भी अगर मिल रहा है तो उस पर ये रिलीफ नहीं लगेगा। If an exemption in respect of any amount received or receivable on such voluntary retirement or termination service or voluntary separation has been claimed by the SSE under clause 10(c), अगर उसने पहले ही 10(10)(c) में क्लेम कर लिया है कि जो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस या वॉलंटरी सेपरेशन पे जो भी अमाउंट का एग्जाम्पशन उसको ड्यू है वहाँ पे वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, तो यहाँ पे वो रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये बात कही जा रही है कि if an exemption in respect of any amount received or receivable on such voluntary retirement or termination of the service or voluntary separation has been claimed by the SSC under 10(c) in respect of such or any other assessment year, तब ये रिलीफ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर वहां वो क्लेम नहीं किया तब ये वो रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली वहां अगर पूरा एग्जाम्प्ट होगा तो फिर यहाँ पर क्लेम करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही एप्लीकेशन करी जाएगी, एप्लीकेशन मेड बाय हिम ऑन इन दिस बिहाफ ग्रांट्स सच रिलीफ एज मे बी प्रेस्क्राइब। ये प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन है और प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन भर के और वो इस रिलीफ को क्लेम करेगा, उसके ऊपर प्रेस्क्राइब बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें रूल 21 है। और रूल 21 में रूल 21A है विच इज रेलिवेंट टू दिस केस। एंड आई डोंट थिंक कि इसको आज के सेशन में कवर कर पाएंगे, बट लेट अस सी कि हम कुछ और इसकी जगह पर देख सकते हैं क्या। रूल 21AA रूल 21A सिंपल है, जहाँ पर एसएससी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई एम्प्लॉई है किसी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी में, और एसएससी अगर एंटाइटल्ड है रिलीफ का अंडर 89(1) तो वो फर्निश कर सकता है उस पर्सन को जो जिम्मेदार है फॉर टेकिंग पेमेंट
जिसका रेफरेंस 1921 में आया हुआ है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो डीडीओ होगा। So he can give the particulars which are specified in form number 10E. फॉर्म नंबर 10E भर के उसको दे सकता है, then he has to give him the relief. 21A हम लोग will do it in tomorrow's session in the morning. And tax relief in relation to export turnover ये देख लेते हैं। 89 को और डिटेल में कवर करते हुए रूल 21 को ठीक से देख लें। सो दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग हियर। रिलीफ एंड सैलरी एक्सेट्रा इज पेड इन एरियर्स और इन एडवांस। और इसमें रूल 21 ए है, रूल 1021 ए। it will be necessary to do this because this is a very important provision. So रूल 21A से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसके बाद फॉर्म नंबर 10E को भी कैसे भरा जाता है वो प्रोसीजर भी आपको दिखाएंगे, जिससे कि कोई भी अगर एरियर सैलरी का प्राप्त होता है तो ये चीज़ कई लोगों को भी, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं और अपने लिए भी सीख सकते हैं कि ये फॉर्म 10E कैसे भरा जाता है, इसमें किस किस कॉलम में क्या चीज़ भरी जाती है। विल डील विद द फॉर्म 10E and will also deal with rule 21A in detail, so that ये एरियर पे जो रिबेट है ये बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को समझ में आ जाए। एंड विल डू दैट टुमारो मॉर्निंग के सेशन में करेंगे। और विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन टुडे, एंड डू जॉइन अस tomorrow morning at 10 o'clock for another